हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 मिनट सीरीज में, जहां आपका भाई आपको हर चैप्टर 10 से 12 मिनट में रटवा देगा। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो चलो बेटा फटाफट कंप्लीट करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा कब होगा? जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, एक प्रोड्यूसर चीज बना क्यों रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। सिंपल सी बात है, जब उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तब उसको बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा उसको, वो इक्विलिब्रियम में होगा। इजी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो जिस पॉइंट पे भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिस पॉइंट पे होगा उसको, उस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में होगा। इजी। चलिए, तो हम प्रॉफिट को दिखाते हैं पाई से। ये प्रॉफिट निकलता कैसे है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस टॉपिक में बताया था। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? मान लो एक स्टाइलस को बेचने पर आपको 3,000 रुपये मिले, ठीक है? आपको जो सेल हुई वो 3,000 रुपये की हुई एक स्टाइलस को बेचने पे। इस स्टाइलस को बनाने में आपकी जो कॉस्ट थी वो 2,000 रुपये की आई, तो एक स्टाइलस पे आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये आपका प्रॉफिट होता है। इसको हम दिखाते हैं किससे? पाई से। समझ में आ गई बात? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इजी। चलिए, अब प्रॉफिट जो है ना बेटा, हमारे पास हमारा दो तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। पहले बांटते हैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में। किसमें? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब आप रिवेन्यू में से केवल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो। कौन सी कॉस्ट? केवल वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे आप फिक्स कॉस्ट को माइनस नहीं करते, ठीक है? ध्यान रखना। तो आता है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। बेटा आपको पता है ना वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? नहीं पता? दोबारा समझ लो। वो कॉस्ट जो आप फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे करते हो, जैसे लैंड, मशीनरी, इन सब पे जो भी खर्चा आप करते हो, वो होता है हमारा फिक्स कॉस्ट, ठीक है? टोटल फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो आप वेरिएबल फैक्टर पे करते हो, जैसे लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना? सब क्या होता है हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो अगर आप केवल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो किसमें से? टोटल रेवेन्यू में से, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर दोनों को माइनस करते हो, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट को भी, तो आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। याद रखना। अब प्रॉफिट को और हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर रहे हो, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी, तो क्या आएगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट। बट अगर केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब भैया ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है? वह तो हम कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर दोबारा समझ लो। वो कॉस्ट जो हम किसी आउटसाइडर को पे करते हैं, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है, ठीक है, किसी और की बिल्डिंग में, ठीक है, तो मुझे उसे रेंट देना पड़ेगा। वो कौन सी कॉस्ट है? मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? ये भी कॉस्ट होती है, बट इसे हम किसी को पे नहीं करते। जैसे मैंने अपनी ही बिल्डिंग में अगर इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो उसका रेंट मुझे किसी को पे नहीं करना है, बट उसकी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना। अगर मैं अपनी बिल्डिंग में अपना इंस्टीट्यूट ना चलाकर उसको रेंट पे दे दूं, तो कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा ना मुझे, आया नहीं? तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, पर मुझे किसी को पे नहीं करनी है, तो वो होता है हमारे पास हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई बात समझ में? तो टोटल रेवेन्यू में से अगर दोनों कॉस्ट माइनस करोगे तो आएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगर केवल एक्सप्लिसिट जो बाहर वालों को पे करिए वो माइनस करोगे तो आएगा केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट। समझ में आ गई बात बेटा? इजी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो तीन तरह के हैं, एबनॉर्मल, नॉर्मल और सब नॉर्मल। जिस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर होंगे, उस पॉइंट पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे भैया टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर हो गए, फिर भी प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? इसमें तो प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। बेटा है, जो हमारा टोटल कॉस्ट होती है ना, इसके अंदर नॉमिनल प्रॉफिट जो होता है वो इंक्लूड होता है हमेशा, ठीक है? टोटल कॉस्ट के अंदर क्या आता है? फैक्टर इनपुट्स पे जो कॉस्ट की गई है। फैक्टर इनपुट में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मालिक है, उसको भी तो प्रॉफिट मिलता है, वो ऑलरेडी हमारे कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। ध्यान रखना इस बात को। तो जिस पॉइंट में दोनों बराबर होंगे उस पॉइंट पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है? अगर मैं टीआर को क्यू से डिवाइड कर दूं और टीसी को क्यू से डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा? एआर और एसी आ जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है, उस पॉइंट पे क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, एवरेज रेवेन्यू किससे ज्यादा है? एवरेज कॉस्ट से। और अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है तो क्या हो जाएगा? सब नॉर्मल प्रॉफिट बोलो या बोलो लॉस, ठीक है बेटा?
अगर रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है। और आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो, एवरेज रेवेन्यू जब एवरेज कॉस्ट से कम है तो क्या हो जाएगा, सब नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है हमारा लास्ट कंसेप्ट, दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब तीन कंडीशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन, एमआर और एमसी जो है वो इक्वल हो, ठीक है। बट केवल इक्वल होने से काम नहीं चलेगा। देखो जरा ग्राफ में देखो, इस पॉइंट पे भी एमआर एमसी बराबर है, इस पॉइंट पे भी एमआर एमसी बराबर है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट पे एमआर एमसी बराबर है। टेबल में देख लो, एमआर एमसी जब दो क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी बराबर है, और जब 6 कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी एमआर एमसी बराबर है, राइट। तो अब सेकंड कंडीशन आती है यहाँ पे, एमआर एमसी तो बराबर होना ही चाहिए, बट साथ में एमसी शुड बी राइजिंग, एमसी क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। उस पॉइंट पे क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर एमआर एमसी बराबर था, बट यहां पर जो एमसी है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम का नहीं है। यहां पर भी दोनों बराबर थे, और यहां पर इसके बाद एमसी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा इक्विलिब्रियम का। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए, और तीसरी कंडीशन है, जो एवरेज रेवेन्यू है या तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, मतलब कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो वो कवर कर रहा हो, ठीक है। उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। तो दोबारा समझ लो, जिस पॉइंट पे एम और एमसी के बराबर होंगे, पहली कंडीशन। दूसरा, एमसी जो है उसके बाद इंक्रीज कर रही होनी चाहिए, एमसी शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बड़ी हो या फिर बराबर हो, ठीक है। उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। ग्राफ से देख लेते हैं, क्वांटिटी 2 पर और 6 पर दोनों पर ही एम और एमसी बराबर था, बट 6 के बाद जो है वो इंक्रीज कर रहा था, इसीलिए इक्विलिब्रियम जो है वो कहां हो गया हमारा, क्वांटिटी 6 पर। इजी। ग्राफ से दोबारा देख लो, पॉइंट 2 पॉइंट पे काट रहा था हमारे पास एम और एमसी, बट इंक्रीज कहां पे कर रहा था, इस पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। इजी, समझ में आ गया? दैट्स इट, सिंपल टॉपिक है और सिंपली हमने कंप्लीट कर लिया। सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में आपके भाई को बताओ, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आपके भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ाता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उन्हें बोलो कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं है, शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जाओ। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।